हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पार्ट 7 में मैं बताया था केंद्र राज्य के संबंध में। और केंद्र राज्य के जो संबंध है भारतीय राज्य व्यवस्था में, मैं पार्ट 7 में भी बताया हूँ। केंद्र राज्य के संबंध में इस वीडियो में भी बताने जा रहा हूँ। पार्ट 8 में केंद्र राज्य के संबंध में कुछ बाकी थी, जो 1 से लेकर मैंने 4 तक बता चुका हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ पांचवा, राज्य के प्रमुख स्रोत है। तो राज्य के प्रमुख स्रोत क्या है? तो पहला आता है व्यक्ति कर। व्यक्ति कर किस में आते हैं हम लोग का? कर। व्यक्ति कर, कर माने तो आप लोग समझते हैं टैक्स, माने पर्सनल टैक्स। व्यक्ति पर्सन टैक्स, पर्सनल टैक्स इसी तरह का होता है। तो ये राज्य में आता है। राज्य के प्रमुख स्रोत में व्यक्ति कर किस में आता है? राज्य के प्रमुख स्रोत है। कृषि कर भी, तो कृषि कर किस में आता है? राज्य के प्रमुख स्रोत में। भूमि कर भी किस में आते हैं? राज्य के प्रमुख स्रोत में। अगर कभी भी किसी तरह का राज्य के प्रमुख स्रोत क्या क्या है? व्यक्ति कर है, कृषि कर है, तीसरा भूमि कर है, चौथा संप्रदा शुल्क है, पांचवा भवन कर, पशुओं तथा नौकाए पर कर। माने पशुओं तथा जो नौकरी करते हैं, जो इम्प्लाई है, जो सरकारी नौकरी, उस पर भी एक तरह से टैक्स लगता है। तो वो होता है पशुओं तथा नौकायन पर कर। पशुओं पर कैसे टैक्स लगता है? अगर पशु को अगर एक जगह से हम दूसरी जगह से डिपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें टैक्स लगता है। नौकाय माने नौकरी अगर हम कर रहे हैं तो नौकरी सरकारी है कि प्राइवेट है, और नौकाय पर भी टैक्स लगता है। अब सातवां आता है विक्रय कर। विक्रय कर का मतलब होता है, आप लोग समझते हुए, विक्रय कर, जो मतलब बिका हुआ जो टैक्स होता है उसको होता है विक्रय कर। अब आठवां वाहनों पर चूंगी। जो बाहर से जो हम लोग का माल आता है, वो एक तरह से अगर किसी भी टोल पर हम लोग जाते हैं तो एक तरह से हम लोग को वहाँ एक चार्ज मैंने टैक्स देना पड़ता है, उसी होता है वाहनों पर चूंगी। तो ये हम लोग का पांचवा नंबर राज्य के प्रमुख स्रोत में ये सब आते हैं। तो 1 से लेकर 8 तक मैंने बता दिया। अगर कभी भी कंपटीशन में आपसे पूछ दिया जाए कि राज्य के प्रमुख स्रोत क्या है? व्यक्ति कर पहला, दूसरा कृषि कर, तीसरा भूमि कर, चौथा संपदा शुल्क या कर भी बोल सकते हैं, पांचवा भवन कर, छठा पशु तथा नौकयान पर कर, सातवां विक्रय कर, और आठवां वाहनों पर चूंगी। वाहनों पर चूंगी के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर मैं इसको डिस्कस कर, वाहनों पर चूंगी का मतलब होता है बाहर से जो सामान इनपुट होती है, मैंने हमारे पास आती एक तरह से चार्ज होता है। जैसे विदेश से हम लोग का आया तो एक तरह से उसमें टैक्स लगता है, उसको बोलता है वाहनों पर चूंगी। अब आता है छठवां भाग। छठा भाग होता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट तख्तियां। देखिए, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट तख्तियां संघीय सरकार को प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब होता है एक साथ मिलकर जो सरकार एकजुट बनता है, तो उसको बोलते हैं संघीय सरकार। तो उसको हम बोलेंगे भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार को प्राप्त है। तो छठा भाग यहाँ पर खत्म होता है। सातवां भाग आता है जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन को 42वें, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल देता, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण होता है जनसंख्या को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका परिवार नियोजन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो ये सातवां भाग खत्म होता है। किसका सातवां भाग खत्म होता है? राज्य के प्रमुख स्रोत के ऊपर में जो लिखा हुआ है केंद्र राज्य संबंध, तो ये सातवां भाग
खत्म होता है। आठवां भाग आता है शिक्षा समवर्ती सूची। शिक्षा किस में आती है? समवर्ती सूची में आती है। हमेशा अगर पूछेगा शिक्षा किस में आती है? समवर्ती सूची में आती है। ये हम लोग का 5 से लेकर 8 तक केंद्र राज्य के संबंध जो है वो समाप्त होते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले संवैधानिक निकाय, और इधर लिखा है गैर संवैधानिक निकाय, मैं इसके बारे में पूरा अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट ये समझ जाइए संवैधानिक निकाय का कितना भाग है। संवैधानिक निकाय का 11वां भाग है और गैर संवैधानिक निकाय का 8वां भाग है। तो हम लोग का संवैधानिक निकाय क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या अनुच्छेद 324 से लिया गया है। निर्वाचक आयोग अगर पूछेगा संवैधानिक निकाय क्या है तो निर्वाचन आयोग, ठीक है। अब दूसरा आता है संघ लोक सेवा आयोग। संवैधानिक निकाय में कौन दूसरा भाग है? संघ लोक सेवा आयोग। तीसरा कौन सा भाग है? संवैधानिक निकाय का तीसरा भाग है राज्य लोक सेवा आयोग। एक होता है संघ लोक सेवा आयोग और दूसरा होता है राज्य लोक सेवा आयोग। अब बड़े संवैधानिक निकाय का चौथा भाग आता है वित्त आयोग। संवैधानिक निकाय का चौथा भाग क्या होता है? वित्त आयोग। आप लोग गूगल में सर्च करके भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पांचवा भाग आता है संवैधानिक निकाय का अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। पांचवा फिर से मैं बोल रहा हूँ, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। छठा आता है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। एक इसमें आता है संवैधानिक निकाय में। अब उसके बाद सातवां भाग आता है भाषिया। भाषिया का मतलब होता है भाषाएं, जो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। मैं इसको अगले वीडियो में पूरा इसको डिस्कस करूंगा, मैं पहले इसको लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आता है 8वां भाग आता है संवैधानिक निकाय का भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण। संवैधानिक निकाय का 8वां भाग होता है भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण। अब 9वां भाग आता है संवैधानिक निकाय का भारत का महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, ठीक है। संवैधानिक निकाय का 9वां भाग आता है भारत का महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। अब संवैधानिक निकाय का 10वां भाग आता है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य कैगो होता है? 9वां भाग में बोला भारत का महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता। अब होता है संवैधानिक निकाय का 10वां भाग में आता है राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता लिखा हुआ। अब संवैधानिक निकाय का 11वां भाग आता है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद 11वां भाग आता है संवैधानिक निकाय का अंतर्राष्ट्रीय परिषद। तो संवैधानिक निकाय का जो मैंने यहाँ पर चर्चा किया हूँ वो समाप्त होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं 9वां भाग में मैं उससे चर्चा करूँगा, ठीक है। मैं संवैधानिक निकाय के बारे में एक वीडियो बनाऊँगा अलग से, ठीक है। अब आता है गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय क्या है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको चर्चा करूंगा। तो इसके बारे में और संवैधानिक निकाय के बारे में, गैर संवैधानिक निकाय के बारे में, दोनों के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। 9वां भाग 9 माने पार्ट 9वां भाग, ठीक है। पहला आता है गैर संवैधानिक निकाय में आता है योजना आयोग, ठीक है। अब दूसरा आता है राज्य विकास परिषद। राज्य विकास परिषद किसमें है? गैर संवैधानिक निकाय। तीसरा भाग में आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तीसरा भाग में आता है गैर संवैधानिक निकाय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। चौथा भाग में आता है राज्य मानव अधिकार आयोग। चौथा भाग में आता है गैर संवैधानिक निकाय में राज्य मानव अधिनियम आयोग। पांचवा भाग में गैर संवैधानिक निकाय क्या है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग।
केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। ठीक है, छठा भाग में गैर संवैधानिक निकाय में क्या आता है? केंद्रीय सूचना आयोग। गैर संवैधानिक निकाय में छठा भाग क्या आता है? केंद्रीय सूचना आयोग। अब उसके बाद आता है सातवां भाग। सातवां भाग गैर संवैधानिक निकाय राज्य सूचना आयोग। क्या आता है? राज्य सूचना आयोग। गैर संवैधानिक निकाय आठवां भाग आता है लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो ये हम लोग का आता है गैर संवैधानिक निकाय में आठवां भाग क्या आता है? लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो मैंने यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में पार्ट 8 में मैंने केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय के बारे में बताया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बताने जाऊंगा वो संवैधानिक निकाय का पूरा विवरण रहेगा और गैर संवैधानिक निकाय का भी विवरण पूरा रहेगा। तो मैं इस लेखा को समाप्त करता हूँ कि जो मैं वीडियो में मैं बना रहा हूँ या बहुत मेहनत पड़ती है दोस्तों। अगर आपको किसी तरह का भी दिक्कत, प्रॉब्लम या परेशानी होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सब उसके बाद